Hello and good morning everyone. This is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. I welcome you all in this session titled as Understanding the CS Executive Program. See, at the outset, let me congratulate each one of you who have recently qualified the November 2022 Company Secretary Executive Entrance Test, that is CSAT, November 2022 CSAT, जिसका रिजल्ट अभी 21st of November 2022 को आपको डिक्लेयर हुआ था परसों. टुडे इज 23rd of November 2022. एंड उन सबको मेरी तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट संगीत केडिया एकेडमी, विच इज लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग दैट एग्जाम एंड बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज अ CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. आप लोग सब नेक्स्ट लेवल पे आप आ गए हैं, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. नाउ द मोमेंट आपका रिजल्ट आया, आप पास हो गए और आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आ गए, तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स दिमाग में आ रहे होंगे. सब एग्जीक्यूटिव में क्या करना है, कैसे करना है, कितने पेपर्स हैं, तैयारी कैसे करना है, 100 तरह के क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहे होंगे. एंड आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस यही है टू एड्रेस ऑल दो इश्यूज, टू आंसर ऑल दो क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स. ठीक है, तो दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो. एंड आई होप एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको उन सारे क्वेश्चंस के, क्वेरीज के आपको आंसर्स मिल जाएंगे. फिर भी कुछ इश्यूज रहेंगे तो यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, ठीक है. नाउ सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, every student who has recently qualified the CSAT exam, November 2022 CSAT exam, first you have to take the admission with the ICSI. आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए एंड यू मस्ट टेक द एडमिशन बाय 30th of November 2022. 30 नवंबर 2022 तक आपको एडमिशन ले लेना है. आज 23 नवंबर है तो आपको एक वीक का टाइम है. जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया, वेल एंड गुड. जिन्होंने नहीं लिया है, दे मस्ट टेक द एडमिशन मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एंड बाय 30th of November 2022. उससे क्या होगा, आप जून 2023 में जो एग्जाम होंगे, जून 2023 में जो CS एग्जाम, यू नो दैट इस आप जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के जो एग्जाम होते हैं जून दिसंबर, CSAT एग्जाम 4 बार होते हैं साल में, जनवरी, देन वी हैव मई, जुलाई एंड देन नवंबर. ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल के, एग्जीक्यूटिव का नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल लेवल है, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में. तो आप लोग का अटेम्प्ट जो पड़ेगा जून 2023 एंड 30 नवंबर 2023 तक अगर आप एडमिशन, 2022 तक, 30th of November 2022 तक आप एडमिशन ले लेते विद ICSI, then you are eligible to appear in both. 2 मॉड्यूल्स हैं एक्चुअली एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, और दोनों मॉड्यूल में 4-4 पेपर हैं. तो टोटल 8 पेपर्स एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लेवल पे. तो आप जून 2023 में अगर 30 नवंबर 2022 तक आप एडमिशन ले लेते विद ICSI, in that case you are eligible to appear in both the modules in June 2023 of executive program. लेकिन आपको 2 मॉड्यूल करना है, एक करना है, वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन आप एडमिशन तो लेना ही है. अगर 30 नवंबर से अगर लेट हो गया और आप 1 दिसंबर से 30 नवंबर 2022 तक अगर आप एडमिशन नहीं लेते और उसके अगले 2 महीने में एडमिशन लेते, दैट इज 1 दिसंबर 2022 एंड अप टू 31st of January 2023, पूरा दिसंबर का महीना और जनवरी 2023 का महीना, इनमें अगर आप एडमिशन लेते तो फिर भी आप जून 2023 में आप CS एग्जीक्यूटिव का में अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबल. लेकिन फिर उस केस में एक ही मॉड्यूल के लिए एलिजिबल है, उसके लिए फिर एक ही मॉड्यूल. इसका मतलब 30 नवंबर 2022 तक एडमिशन ले लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर बोथ द मॉड्यूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन जून 2023 एग्जाम. और अगर आप अगले उसके 2 महीने में, मतलब दिसंबर एंड जनवरी, दिसंबर 2022 और जनवरी 2023, इसमें एडमिशन लेते हैं विद ICSI, देन यू आर एलिजिबल ओनली फॉर 1 मॉड्यूल एंड इन द जून 2023 एग्जाम. देखिए, एडमिशन तो लेना ही है, चाहे आप एक मॉड्यूल दो चाहे एक मॉड्यूल दो. आप अभी एडमिशन ले लीजिए 30 नवंबर 2022 तक, तो आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं. देना चाहो 1, 2, दोनों दो, आपकी चॉइस है.
तो हमेशा मैं एडवाइस करता हूं कि आप ये रास्ता चुनकर जिसमें कि आपके सारे ऑप्शंस खुले हो। एंड एवरी स्टूडेंट फर्स्ट सबसे पहले ये काम करना है, एवरी स्टूडेंट मस्ट टेक द एडमिशन विद ICSI बाय 30th नवंबर 2022। आप जानते हैं सारे ऑनलाइन एडमिशंस हैं, आप एक तो सबसे बड़ी बात ये, और पढ़ना शुरू कीजिए। क्यों पढ़ना शुरू कीजिए? जून 2023 में इवन आप एक ग्रुप एक मॉड्यूल भी देते हैं, और वैसे मैं सजेस्ट ये करूंगा आप एक ही मॉड्यूल दीजिए, चाहे आप एलिजिबल दोनों के लिए हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप एक ही मॉड्यूल दीजिए। देखिए इफेक्टिवली देखा जाए आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है। नवंबर तो ऑलमोस्ट ओवर है, आज 23 नवंबर हो गई, अब आप एडमिशन लेंगे, इंस्टीट्यूट से मटेरियल आएगा, मतलब समझिए नवंबर तो खत्म। यू हैव दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून को मत काउंट कीजिए क्योंकि 1 या 2 जून से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, मे बी 1 जून और 2 जून आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। डोंट काउंट द जून, ठीक है। इसका मतलब 5 महीने अगले साल में 2023 में और 1 महीना दिसंबर का, नवंबर ऑलमोस्ट खत्म है। 6 महीने का टोटल टाइम है, और 6 महीने का टाइम आपको आप ठीक से आप यूज करेंगे तो आप एक मॉड्यूल अच्छे से तैयार करके जून 2023 में दे सकते हैं। दोनों मॉड्यूल के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, नहीं कर लो, होता क्या बच्चे का एक भी मॉड्यूल क्लियर नहीं होता। क्योंकि 6 महीने आपको मैं 2 मॉड्यूल प्रिपेयर करना मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड ऑलमोस्ट कह सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बेटर है कि आप एक मॉड्यूल करें, एडमिशन ले लीजिए विद ICSI बाय 30th नवंबर, ठीक है, और आपको एक मॉड्यूल की तैयारी की 6 महीने का टाइम एडिक्वेट है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। अगर आप इसमें वेस्ट करेंगे, जैसे दिसंबर का महीना पूरा ऐसे निकाल दिया पढ़ाई नहीं की, जनवरी ऐसे निकाल दिया, फिर आपको एक मॉड्यूल की भी प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा, फिर एक मॉड्यूल की प्रिपरेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डोंट वेस्ट द टाइम। आपका रिजल्ट आ गया है, 2-4-5 दिन और एंजॉय करना आप कर लीजिए, ठीक है। एंड 1 दिसंबर से, वो मैक्सिमम 1 दिसंबर से पढ़ाई शुरू कर दी, ठीक है। एंड टोटल 6 मंथ्स का टाइम है। एंड देन अगर आप 6 महीने को ढंग से प्रॉपर तरीके यूज करें, कैसे यूज करना है मैं डिस्कस करूंगा, देन यू विल बी एबल टू you can say properly go for अच्छे तरीके से go for one module in June 2023 exam. Now अभी मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव में वी हैव 2 मॉड्यूल्स, एग्जीक्यूटिव में वी हैव 2 मॉड्यूल्स, एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में भी 4 पेपर है एंड मॉड्यूल 2 में भी 4 पेपर, दोनों में 4-4 पेपर्स हैं। यहां पे मॉड्यूल 1 में जो 4 पेपर है, देखिए उनके नाम क्या हैं। पहला है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, शॉर्ट में JIGL बोलते हैं। नंबर 2 दैट इज कंपनी लॉ। थर्ड इज कंपनी लॉ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। यू नो दैट कंपनी सेक्रेटरी जो बच्चा कोर्स करता है, तो आप कह सकते हैं कि साहब कंपनी लॉ सब्जेक्ट तो सारे इंपॉर्टेंट है, बट आउट ऑफ दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द पेपर इज कंपनी लॉ। सेटिंग अप बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, जिसको हम शॉर्ट में SBC बोलते हैं। लास्ट इज टैक्स लॉज। जो पहले 3 पेपर हैं ये आपका सब्जेक्टिव है, फर्स्ट 3 पेपर सब्जेक्टिव है, जो स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ, कंपनी लॉ एंड सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, ये सब्जेक्टिव है। यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन जो लास्ट पेपर टैक्स लॉ, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर है, MCQ बेस्ड पेपर है, टैक्स लॉ जो लास्ट पेपर है। लेकिन अब वो आपको बता दूं साहब, ऐसे मॉड्यूल 2 में कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और आपका लास्ट पेपर फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये 2 पेपर आपको, ये भी MCQ है। सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक बिजनेस, कमर्शियल लॉ, ये आपको दोनों सब्जेक्टिव है। इसका मतलब इफेक्टिवली अगर देखोगे आप 5 आउट ऑफ 8 पेपर्स इन मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कंबाइन, 8 पेपर में से आपके 5 पेपर लॉ के हैं। कौन कौन से? जो स्टूडेंट्स मॉड्यूल 1 के पहले 3 पेपर, जो स्टूडेंट्स इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ, कंपनी लॉ, सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर। और मॉड्यूल 2 के पेपर नंबर 2 and 3, सिक्योरिटी लॉज इन कैपिटल मार्केट एंड इकोनॉमिक बिजनेस, कमर्शियल लॉ। देख नाम से पता लग रहा है सब ये लॉ के पेपर हैं, ये सारे सब्जेक्टिव, मतलब जो भी लॉ के पेपर सारे सब्जेक्टिव है। अदर देन जो लॉ पेपर है 3 है, एक टैक्स लॉ मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में 2, 1 and 4, पेपर नंबर 1 कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड लास्ट पेपर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। ये अदर देन लॉ पेपर्स हैं, ये MCQ बेस्ड है। एक पेपर मॉड्यूल 1 में, 2 पेपर मॉड्यूल 2 में, ये MCQ। लेकिन MCQ आपका CSET भी था, उसमें और इसमें ये फर्क है, एक तो आपका CSET जो आपका MCQ बेस्ड था, वो आपने घर बैठ के एग्जाम दिया था, ये घर पे नहीं सेंटर्स पे एग्जाम होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर। एक नंबर 2 यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपके CSET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यहाँ नेगेटिव मार्किंग में, नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या है,
अगर आपका सही होगा तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर क्वेश्चन है, गलत होगा तो -0.25, ठीक है, -0.25, आपको 0.25 आपको 1/4 नंबर कट जाएगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। एंड अब देखिए, तो ये मैंने पेपर्स बताए, अब आपको ये 8 पेपर हैं। अच्छा एक चीज आपको ये नजर आ रहा है कि साहब 8 में से 5 पेपर लॉ के हैं, तो इससे एक बात क्या समझ में आती है कि क्या सीएस कोर्स करते समय लॉ इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने जब इस तरीके से सिलेबस को स्ट्रक्चर किया है, इतने सारे लॉ के पेपर डाल रखे हैं, और जब आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास कर लोगे, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे प्रोफेशनल प्रोग्राम, तो वहां पे अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 पेपर, बाकी सारे पेपर्स लॉ के हैं, सारे पेपर लॉ के हैं। तो आप समझ इतने सारे लॉ पेपर्स हैं एग्जीक्यूटिव में, आउट ऑफ 8-5 पेपर्स, प्रोफेशनल में ऑलमोस्ट, ठीक है, आउट ऑफ 9 पेपर्स, 7-8 पेपर्स आर ऑफ लॉ पेपर्स, ठीक है। तो यू कैन रियली अंडरस्टैंड, एक बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि साहब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में मोर अबाउट लॉज, एंड इसलिए लॉ के पेपर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। और कई बच्चों को दिमाग में आता है सर ये लॉ पे, ये मैं बताऊँ सीएस इज लॉ कोर्स, तो कई बच्चे बोलते सर इसमें और एलएलबी में क्या फर्क है? सर एलएलबी भी तो लॉ कोर्स है, फिर इसमें उसमें क्या, मैं बताऊं क्या फर्क है। एलएलबी एक बैचलर डिग्री है, जैसे ग्रेजुएशन पर देखो बी लगाओ ना, बैचलर ऑफ लॉज, तो एक्चुअली वो बैचलर डिग्री है। सीएस मास्टर डिग्री है, ये पीजी, इसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं डायरेक्टली आफ्टर डूइंग द सीएस। अच्छा एक चीज, एलएलबी के अंदर मैंने सीएस भी किया हुआ है, एलएलबी भी कर रखी है, दोनों कर रखा है, तो आई कैन वेरी वेल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। देखिए एलएलबी के अंदर बहुत सारे लॉज पढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी लॉ डिटेल में नहीं होता, एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एंड यू स्टडी ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, बट एक्चुअली देयर आप कोई भी लॉ डिटेल में पढ़ते हैं, वो बैचलर डिग्री है। हाँ एलएलबी के बाद आप अगर एलएलएम करते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर लॉज में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, वो मास्टर डिग्री हुई, उसके बाद एलएलएम। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी आपने आप में मास्टर डिग्री है, पीजी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, और इसके अंदर स्पेशलाइजेशन इन कॉर्पोरेट लॉ, लॉज रिलेटिंग कंपनीज। इसका मतलब यहां पे इन द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स वी आर ओनली फोकसिंग मेजरली, वी आर, हम वो सब लॉज भी थोड़ा थोड़ा यहां भी पढ़ रहे हैं जो एलएलबी में पढ़ते हैं, वहां एलएलबी में थोड़ा वो ज्यादा है, लेकिन मेजरली से जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ जो पहला पेपर है मॉड्यूल 1 में, इसमें ऑलमोस्ट जितने टॉप चैप्टर्स हैं, ये एक एक चैप्टर, यहाँ पे जितने भी चैप्टर हैं अराउंड 17 चैप्टर्स आते हैं, एलएलबी में वो 17 चैप्टर 17 पेपर्स है 100 नंबर के, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा डिटेल में होता है, यहाँ पे हमने खाली ब्रीफ में आपको एक ब्रॉडली अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कंपनी लॉ पूरा फुल फ्लेज आपको, वहां कंपनी लॉ बहुत थोड़ा सा होगा, ठीक है। इसका तक बेसिकली सारे कॉर्पोरेट लॉ पेपर, कंपनी लॉ, एसबीसी सेटिंग अप बिजनेस, देन सिक्योरिटी लॉज, इकोनॉमिक बिजनेस, ये सब कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट में कंपनी लॉ रिलेटेड कंपनी। तो वी हैव सो मेनी लॉ पेपर्स विच आर रिलेटेड कॉर्पोरेट लॉज। तो एक्चुअली सीएस इज फोकसिंग ऑन कॉर्पोरेट लॉ, इसके अलावा और लॉ जो एलएलबी पढ़ते हैं उसको ब्रीफली कवर कर दिया, एक ही पेपर में कवर कर दिया, जीआईजीएल में जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल लॉ, और मेजरली हम कहां फोकस करें, कॉर्पोरेट लॉ, जो कि हमारा मेन फोटे है। एंड कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ में द लॉज रिलेटिंग कंपनी, पूरे हिंदुस्तान में सीएस से ऊपर कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इट्स हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एज फार एज द कॉर्पोरेट लॉ इज कंसर्न। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस, हमारी स्पेशलाइजेशन हो रही है इन कॉर्पोरेट लॉ, तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड द। इसलिए एक बात दिमाग में अच्छी, ये लॉ कोर्स है, एंड यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द एलएलबी एंड दिस इज दैट एक्चुअली it is basically you can say focus here is LLB is not specialization of any law, and it's a overall understanding of various laws but not in detail. Here we have जो LLB पढ़ते हैं वो लॉज भी यहाँ पे है लेकिन ब्रीफ में, लेकिन जो लॉज रिलेटिंग कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, वो बहुत डिटेल में, उससे रिलेटेड आपको इतने सारे पेपर्स है। जैसे एग्जीक्यूटिव में लॉ पेपर 5 में से 4 पेपर कॉर्पोरेट लॉ के हैं, प्रोफेशनल में ऑलमोस्ट सारे पेपर जो लॉ के, आउट ऑफ टोटल 9 पेपर, 8 पेपर जो लॉ के हैं, 7 पेपर जो लॉ के हैं, वो सारे ही कॉर्पोरेट लॉ, सारे क्या कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड। यू कैन अंडरस्टैंड दैट आवर फोकस इज बेसिकली कॉर्पोरेट लॉ, एंड बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, वंस यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, तो पूरी इंडस्ट्री ये बोलती है कि साहब यू आर मास्टर इन कॉर्पोरेट लॉ, एंड कॉर्पोरेट लॉ में आपसे ऊपर कोई नहीं। तो एक चीज दिमाग में शुरू से बैठ जानी, और मैं आपको आज डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में, लॉ के बारे में एक बहुत लोगों की धारणा है, मानना है सब बड़ा बोरिंग होता है, रटना पड़ता है एंड ऑल दैट, एकदम गलत। अच्छा ऐसी धारणा क्यों बनती है और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं इसका रीजन बताता हूँ। एक्चुअली सब्जेक्ट लॉ जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, लोग मैक्सिमम बच्चे वैसे पढ़ते नहीं है, और आपकी भी गलती नहीं, पढ़ाने वाले की भी गलती है। पढ़ाने वाले भी वैसे ही हैं, उसको बोरियत बनाते रटवाते हैं। आपने ऐसा लाइनें सुनी होगी, अरे लॉ में क्या लॉजिक होता है, याद करने का होता है, रटने का होता है, ऑल बेकार की बातें हैं। आपको ऐसे बेकार की बातें, एकदम लॉजिक होता है, कंसेप्चुअली पढ़ना चाहिए, और आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि इंटरेस्टिंग, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग।
तो मैं आगे आगे डिस्कस करूंगा। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर बताया, इससे एक आपको आइडिया लगा कि साहब हमें किस चीज पे ध्यान देना है while doing the CS course, while doing the CS course. Now the next aspect is, मैंने आपको बताया कि साहब अगर आप 30 नवंबर 2022 तक ICSI में एडमिशन ले लेते हैं इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, अच्छा एडमिशन आपका पूरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होगा, एडमिशन जो होगा ये नहीं मॉड्यूल वाइज एडमिशन है, लेवल वाइज एडमिशन होता है। पहले आपने CSET लेवल पे एडमिशन लिया, उससे एग्जाम दिए, पास कर लिया, अब आपका एग्जीक्यूटिव में एडमिशन होगा। नाम ही था ना CSET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस है, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल आने के लिए वो एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस एग्जाम पास किया आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आ गए, अब आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लोगे। जब आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर कर लोगे, दोनों मॉड्यूल पास कर लोगे जो भी मैंने बताया, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे एडमिशन लेना पड़ेगा, दैट इज CS प्रोफेशनल प्रोग्राम, CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। नाउ अभी मैंने बोला कि साहब नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022 तक अगर आप एडमिशन ले लेते विद ICSI, यू आर एलिजिबल टू अपीयर in both the modules of CS executive program in June 2023 एग्जाम। लेकिन मैंने बोला मेरा सजेशन है कि सिर्फ 6 महीने का समय है, यू शुड गो फॉर 1 मॉड्यूल, ठीक है। आप दूसरा मॉड्यूल नहीं कर पाएंगे, और बहुत लोग मिसगाइड करने वाले बोल देते हैं, बाद में आप परेशान होते हैं, ठीक है। और बार इसका रीजन होता है, तो ये इसको CSET मत समझ लेना, CSET बहुत बेसिक लेवल है और एग्जीक्यूटिव में बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, इसलिए आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल 4 पेपर ही अपने आप में बहुत है। एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर 1 मॉड्यूल इन जून 2023 एग्जाम। नाउ अब अगला क्वेश्चन आता है सर, विच मॉड्यूल? ICSI के अकॉर्डिंगली आप किसी भी एक मॉड्यूल में अपीयर करना चाहते हैं, ICSI ये नहीं बोलता कि पहले मॉड्यूल 1 करना चाहिए फिर मॉड्यूल 2, ऐसा कुछ नहीं बोलता, लेकिन आप कैसे पहले मॉड्यूल 2 भी दे सकते हैं, पहले मॉड्यूल, जैसी आपकी मर्जी, दोनों मॉड्यूल भी एक साथ दे सकते हैं, लेकिन दोनों मॉड्यूल के लिए अभी टाइम एडिक्वेट नहीं है। एलिजिबल तो आप हो जाओगे 30 नवंबर 2022 तक एडमिशन ले लोगे विद ICSI इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो आप एलिजिबल तो हो जाओगे दोनों मॉड्यूल, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है आप एक ही मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल? आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट गो फॉर मॉड्यूल 1 फर्स्ट, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट गो फॉर मॉड्यूल 1 फर्स्ट, पहले मॉड्यूल 1 जाइए। क्यों? देखिए पुराना पीछे फिर दोबारा देखते हैं। मॉड्यूल 1 में एक कंपनी लॉ का पेपर नजर आ रहा है, पेपर नंबर 2, ठीक है, कंपनी लॉ। अच्छा मॉड्यूल 2 में जो पहला पेपर है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कंपनी लॉ में जो चीजें पढ़ते हैं उसका एप्लीकेशन, उन कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन यूज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में होगा। आपको मॉड्यूल 2 में एक पेपर और दूसरा आने जा रहा है सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, इस पेपर में भी बहुत सारा कंपनी लॉ यूज होता है, या कंपनी लॉ से एक स्टेप आगे है। अब सोच के देख, किसी बच्चे ने पहले मॉड्यूल 2 अगर तैयारी करना शुरू कर दिया, पहले मॉड्यूल 2 में अपीयर होने जा रहा है एग्जाम में, तो प्रॉब्लम क्या होगी, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत सारे कंसेप्ट कंपनी लॉ के लग रहे हैं जो कि मॉड्यूल 1 में है, वो आपको पता ही नहीं है, तो वहां कहीं ना कहीं उस पेपर में दिक्कत आई कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट SLCM, इस पेपर में आपको अगेन इस एक्सटेंशन और कंपनी लॉ के बाद की बातें हैं, उसके बाद उतना जानने के बाद आगे की। अब सोचिए आप पिछला जानते नहीं, आगे का पढ़ रहे हैं, अगेन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं फर्स्ट गो फॉर मोड। और इंस्टीट्यूट ने भी तो अरेंज किए पेपर्स को लॉजिक सोच के ना, कि पहले आप ये सब चीजें पढ़िए फिर आप नेक्स्ट चीजें पढ़िए, इसलिए आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट, मैंने रीजन बता दिया कि गो फॉर 1 मॉड्यूल इन जून 2023 एग्जाम, एंड आई विल ऑलवेज एडवाइज दैट गो फॉर मॉड्यूल 1 फर्स्ट, एंड आप उसके बाद जैसे जून 2023 में आप मॉड्यूल 1 का पेपर दे दीजिए, और फिर दिसंबर 2023 में आप मॉड्यूल 2 में अपीयर हो सकते हैं। तो जून का पेपर दीजिए, 5-7 दिन का ब्रेक लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप, क्योंकि पेपर मोस्ट प्रोबेबली 10 जून के आसपास खत्म हो जाते हैं, तो आप 5 दिन का ब्रेक लीजिए, 15-16 जून से आप मॉड्यूल 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए टू अपीयर इन दिसंबर 2023 एग्जाम, दिसंबर 2023 एग्जाम मॉड्यूल 2 के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, दिस इज आई थिंक द बेस्ट वे। देखिए बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली उसको उतारना, फिर क्या होता है जब आप फंस जाते हैं तो उस पर बच्चा क्या होता है, फिर एक भी मॉड्यूल नहीं पास करता है और सब कुछ छोड़ छाड़ देता है। तो इसलिए बेटर है कि इस तरीके से जाएं, तो आपको चीजें बेहतर समझ, आपके लिए बेहतर होगा टू हैंडल द थिंग्स। अब अगला एक सवाल आता है, सर हमने सुना है कि मेन एग्जाम से पहले जो जून में होते हैं, दिसंबर में होते हैं, उससे पहले एक प्री एग्जाम भी होता है, प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट भी होता है, और उसको नहीं पास किया तो हम एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकते। अभी तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, और लेवल में एडमिशन लिया एंड देन, लेकिन जब आपके जून 2023 में मॉड्यूल 1 के लिए आप अपीयर होंगे तो उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म जिस मॉड्यूल के लिए अपीयर होते हैं उसका एग्जामिनेशन फॉर्म मॉड्यूल वाइज, जिसका आप दोनों में अपीयर हो दोनों का भरेंगे, एक में अपीयर हो रहे हैं
सेकंड में अपियर हो सेकंड का भरेंगे, फर्स्ट का तो एग्जामिनेशन फॉर्म दो सर। और एडमिशन इन लेवल वो लेवल वाइज होता है, सी साइड में हुआ आपने कर लिया एग्जीक्यूटिव देन प्रोफेशनल। नाउ अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाइंग मतलब जो मेन एग्जाम है जून में होते हैं दिसंबर, उसमें अपियर होने के लिए प्री मींस बिफोर द मेन एग्जाम आपको कुछ टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो उसका आइडिया ये है कि आईसीएसई ये चेक करना चाहता है कि आपकी तैयारी है कि नहीं, और आपकी तैयारी तो आप थोड़ा पहले तैयारी करें देन मेन एग्जाम में बैठे, तो उसके एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट क्या होता है देखिए, इसको प्री एग्जाम क्वालिफाइंग, प्री एग्जाम में प्री में बिफोर एग्जाम में जो मेन एग्जाम है जून या दिसंबर में होते हैं, उससे पहले एक टेस्ट क्वालिफाई करना है, क्लियर करना है, देन ओनली यू कैन अपीयर इन द मेन एग्जाम जो कि जून और दिसंबर में होते हैं। ये जो प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट होते हैं ये ऑनलाइन होते हैं। यहाँ इसके लिए आपको किसी सेंटर कहीं जाके नहीं देना है, अपने घर बैठे आप ऑनलाइन घर बैठे कहीं भी, घर ऑफिस कहीं भी दे सकते हैं। एक्चुअली आपको बताओ, आपका एक जैसे ही आपका एक स्टूडेंट लॉगिन अकाउंट बना होगा आपका विद आईसीएसई, आप उस अकाउंट के थ्रू ये टेस्ट दे सकते हैं। और जब भी टेस्ट देना है आप इस अकाउंट के थ्रू टेस्ट अपीयर हो जाएगा, ऑटोमेटिक सब कुछ टेस्ट बने हुए हैं, आप जाएंगे तो अपने आप अपीयर हो जाएगा, किसी भी दिन कभी भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ये टेस्ट का पैटर्न क्या बता दूं, ये मेरा ऑनलाइन सिस्टम है, 100% एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे अभी अपने सीसेट एग्जाम दिया, लेकिन इसमें हर एक पेपर, जैसे आप मॉड्यूल 1 में जून 2023 में मॉड्यूल 1 देना चाह रहे हैं जो मैंने भी सजेस्ट किया, तो मॉड्यूल 1 में 4 पेपर हैं। सबसे पहले आपका जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ, फिर कंपनी लॉ, फिर एसबीसी, सेटिंग अप बिजनेस एंड देन टैक्स लॉ। चारों पेपर के आपको प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। पैटर्न क्या होगा इसका प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट का, हर एक पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है, और हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 50 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। ये मैं प्री एग्जाम जो मेन एग्जाम से पहले जो क्वालिफाइंग टेस्ट उसके बारे में बता रहा हूं, मेन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। तो हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, तो 100 नंबर पेपर हो गया। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं एमसीक्यू सही है 2 नंबर पूरे, गलत है तो -½ आधा नंबर कट जाएगा, और अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। और आपको क्वालिफाइड 40, अगर 100 में 40 नंबर आपके आ जाते हैं तो आप पास है, 100 में 40 आ जाते हैं तो पास है। लेकिन मेन एग्जाम में क्या होता है, हर एक पेपर में कम से कम 100 में 40 और टोटल एग्रीगेट में 50% होना चाहिए, जो जून और दिसंबर में मेन एग्जाम है वहां पे क्या कंसेप्ट है। और यहाँ पे जो प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट है, यहाँ पे ग्रुप क्लियर नहीं करना आपको, हर पेपर का आपको क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर करना है। जैसे आपने JIGL जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रेटेड जनरल लॉ क्लियर कर लिया, ठीक है, उसका एक पेपर आपने दिया एंड 100 नंबर में आपके 40 या उससे ज्यादा आ गए, ऑनलाइन एमसीक्यू बेसिक है। ऐसे फिर कंपनी लॉ का दिया, वो आप अलग अलग डेट्स को भी पास कर सकते हैं, नहीं कि सब एक ही डेट में पास करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पेपर हर एक पेपर को अलग अलग क्लियर करना है, हर एक में 40% पासिंग मार्क्स है, ठीक है, और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, 100 नंबर पेपर होगा। राइट आंसर पूरे 2 नंबर एमसीक्यू है, गलत आंसर -½ ठीक है, और नहीं अटेम्प्ट किया तो 0, नहीं अटेम्प्ट। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट पैटर्न नहीं है, इस कंपैरेटिवली इजी टू द मेन एग्जाम। मेन एग्जाम से कंपेयर करें तो काफी इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन इसके अच्छा कई बार बच्चे घबराते हैं, अच्छा मेन एग्जाम से पहले एक और टेस्ट देना पड़ेगा। बेटा इसी बहाने क्या होता है, एग्जाम से पहले आपकी एक टेस्ट हो गया तो आपको पता लग जाएगा कि साहब एक्चुअली हमारी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं। तो देखा जाए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक तरह से फायदा ही है आपको, एंड जहां जहां कमियां है तो उसके वहां पर सुधार सकते हैं, सो दैट मेन एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज दैट इज द इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स। देखिए इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स में 2-3 चीज, एक तो मैंने आपको बताया कि 30 नवंबर 2022 तक आप एडमिशन ले लेते हैं इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो जून 2023 एग्जाम में तो आप दोनों ग्रुप मॉड्यूल के लिए एलिजिबल हैं इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। लेकिन मैंने सजेस्ट ये किया कि आप एक ही मॉड्यूल के लिए जाइए और ओनली फर्स्ट द मॉड्यूल वन। एक तो ये इंपॉर्टेंट, बाकी 30 नवंबर 2022 तक आप एडमिशन लीजिए विद ICSI इन द CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। दूसरी बात, अभी मैंने बताया आप एडमिशन ले लिया, आपको स्टडी मटेरियल आ जाएगा, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कोचिंग क्लासेस लेनी है हमसे या जो भी व्हाटएवर यू फील लाइक, ठीक है। आपको अब देखिए उसके बाद आपको जून में पेपर देने हैं, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जून 2023 के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म की जो डेट्स होती हैं 26 फरवरी 2023 से लेके 25 मार्च 2023 तक चलेगा। 26 फरवरी, नोट डाउन, 26 फरवरी 2023 से लेके 25 मार्च 2023, पूरा 1 महीने का समय मिलता है। उस पीरियड में वो भी सब ऑनलाइन फिलअप होते हैं, उस 1 महीने के पीरियड में आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और अगर 25 मार्च 2023 तक नहीं कर पाए तो 15 दिन का टाइम और मिलता है विद लेट फीस। एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरते हैं तो उसका एक एग्जामिनेशन फीस लगती है और उसका डेट है फॉर जून 2023 एग्जाम 26 फरवरी 2023 से लेके 25 मार्च 2023। और अगर आप लेट हो गए 25 मार्च 2023 तक आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया तो एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फीस है वो प्लस लेट फीस, एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ी, लेट फीस, एंड 15 दिन का और समय मिलता है उसके बाद, दैट इज फ्रॉम 26 मार्च 2023 टू 9 अप्रैल। मतलब मार्च के महीने में 25 मार्च के बाद 6 दिन 31 का महीना होता मार्च और 9 दिन अप्रैल के, तो टोटल 15 दिन हो गए। तो मतलब 15 दिन का समय और मिलेगा, मतलब 26 मार्च 2023 से लेके 9 अप्रैल 2023, मतलब 15 दिन और एक्सटेंड हो गए। बट इस पीरियड में अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो एग्जामिनेशन फीस प्लस आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट की एग्जामिनेशन फॉर्म ये मस्ट नोट इट डाउन। अब जो प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट है, ये ध्यान सुनिएगा, ये बिना पास किए हुए आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप ही नहीं कर सकते, वो लेगा नहीं। ऑनलाइन जब फॉर्म भरोगे तो जब तक प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट आपने नहीं क्लियर किया है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म आप फिलअप करके सबमिट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स कहने से दैट कि प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट को क्लियर करने की भी लास्ट डेट वही है जो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट, क्योंकि ऑटोमेटिकली हाथों हाथ रिजल्ट आता है, एमसीक्यू बेस्ड है। अभी आपने एग्जाम दिया और सबमिट किया, हाथों हाथ आपको स्कोर आ जाएगा। अगर वो 40 है उससे ज्यादा तो आप पास है, 40 से कम है तो फेल है। अच्छा एक बात और प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट के बारे में, कई बच्चों को कि सर मान लिया मैंने 10 मार्च को आपको एक कंपनी लॉ का प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट दिया लेकिन मेरे 40 नंबर नहीं है, हो सकता है, तो क्या मैं जून में पेपर नहीं। आप प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट कितनी बार भी अपीयर कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने 10 मार्च को किया, आप 15 मार्च को दोबारा आपको थोड़ी तैयारी करके 15 मार्च को दोबारा दे दीजिए, कितनी बार, लेकिन एक दिन में एक पेपर रिपीट नहीं कर सकते। जैसे 10 मार्च को आपने दिया, 10 मार्च को दोबारा कंपनी लॉ का देना चाहते हैं, सेम पेपर रिपीट 11 मार्च को दे सकते हैं, 11 मार्च को बाद एनी नंबर ऑफ टाइम्स, टेंशन नहीं है, कोई अलग से फीस नहीं लगती, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर, सेम डे में सेम पेपर रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, और हाथों हाथ रिजल्ट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको परेशानी होना, ठीक है, कभी लगेगी मेरी तैयारी, तो एक बार दे के देख लीजिए, नहीं आपको लगता है, नहीं आपको 40 है तो दोबारा तैयारी करके दीजिए। नाउ एनीवे, मेरा कहने का मतलब है प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट बिना पास किए भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है, क्या प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर करने की भी वही लास्ट डेट है। अभी मैंने बताया 26 फरवरी 2023 से लेके 25 मार्च 2023 और विथ लेट फीस अप टू 9 अप्रैल 2023, इस पीरियड में आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। क्या इसी पीरियड में आपको प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि लेट फीस को आप भूल जाओ, अननेसेसरी हम क्यों फालतू पैसे खर्च करें। आपके पास टाइम 25 मार्च 2023 तक का है, तो आप 25 मार्च लास्ट डेट तक हमें वेट नहीं करना चाहिए। कई बार ऑनलाइन फॉर्म भरे 25 मार्च को कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, सर्वर में प्रॉब्लम आ गई, टेक्नोलॉजी के भी तो अपने इश्यूज होते हैं, तो लास्ट डेट तक मत आप इंतजार कीजिए। तो मैक्सिमम मैं सजेस्ट करता हूं आप टारगेट लीजिए कि 15 मार्च 2023 तक मुझे प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट, अगर मॉड्यूल 1 में मैं अपीयर हो रहा हूं इन जून 2023 एग्जाम, तो चारों पेपर 15 मार्च 2023 तक मैं इसको प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर कर लूँ। 15 मार्च तक क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम एग्जामिनेशन 1-2 दिन में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो आप सेफ हैं। तो आप मैं सजेस्ट करूंगा एक अपना डेडलाइन बनाइए कि सब 15 मार्च 2023 तक आपको मुझे प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर करने हैं और उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म उसके बेस पे फिलअप करना है ऑफ मॉड्यूल 1। क्लियर। अच्छा एक चीज देखिए, 15 मार्च 2023 तक आपको क्लियर करना है, तो इसका मतलब टाइम कितना हमारे पास, नवंबर तो ऑलमोस्ट ओवर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का आधा, क्या टोटल देखा जाए 3.5 महीने, दिसंबर, जनवरी 1 महीना, 2 महीना, फरवरी 3 और मार्च का आधा 3.5 महीने। 3.5 महीने में एक तैयारी करके आपको प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर करना। तो आप देखिए मैंने बोला टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, आपको 3.5 महीने में आपको प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर करके उसके बेसिस पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना ऑफ द मॉड्यूल 1 टू अपीयर इन जून 2023 एग्जाम। तो उस एंगल से अभी तैयारी में ना, टाइम वेस्ट करने का स्कोप नहीं है, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जून 2023 एग्जाम, क्योंकि उससे पहले भी कुछ टेस्ट क्लियर करने, जून में तो पेपर होंगे बट आपको मार्च के अंदर ही आपको प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट भी क्लियर करना है। एंड उसमें अगर पूरी प्रिपरेशन नहीं भी हुई 3.5 महीने में, लेकिन ब्रॉडली प्रिपरेशन होगी तब भी आपका प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आप उसके बाद भी तुम्हारे 15 मार्च के बाद भी तो टाइम है, मार्च का आधा है, अप्रैल में 2.5 महीने उसके बाद भी है, एंड आपको लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट तो पूरा एमसीक्यू है, ठीक है, और 40 मार्क्स ही चाहिए पास करने के लिए, 40% ही, 50% ही चाहिए, मेन एग्जाम में 50% चाहिए,
वो एमसीक्यू नहीं है, उसमें 3 पेपर आपके सब्जेक्टिव हैं टैक्स लॉ के अलावा, टैक्स लॉ एमसीक्यू है, तो बहुत फर्क है, उसका लेवल अलग है जो मेन एग्जाम होगा। तो इसलिए अगर आपकी बेसिक प्रिपरेशन भी हो रखी तो आपका प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर हो जाता है। और इसमें कई अटेम्प्ट, जैसे आज दिया नहीं हुआ कल दे दो, परसों दे दो, तो इसलिए आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है एंड इसलिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी बेसिक प्रिपरेशन कर लोगे तो आपका, और उसके बाद आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद आपकी जो जो कमियां प्रिपरेशन में, उसके लिए हमारे पास अगले 2-2.5 महीने और हैं, उसका हम यूटिलाइज करके हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इससे क्लियर, एक बात तो समझ आ गई। तो एक इंपॉर्टेंट ड्यू डेट में 30 नवंबर 2022 CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। नंबर 2, आपको प्री एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट 15 मार्च 2023 तक मुझे क्लियर कर लेना है, ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड। और 25 मार्च 2023 तक मुझे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है फॉर मॉड्यूल 1 टू अपीयर इन जून 2023 एग्जाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी विच यू शुड कीप इन माइंड। नेक्स्ट दैट इज द हाउ टू क्रैक द मेन एग्जाम। एक दिमाग में बहुत सवाल आता है कि साहब जो मेन एग्जाम जून में होंगे, जून 2023 में, आपने सजेस्ट किया कि साहब मॉड्यूल 1 के पेपर में आप मॉड्यूल 1 के लिए अपियर होइए। तो मैं 2-3 बातें डिस्कस करूंगा एंड उसको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना, तो आपका मेन एग्जाम जरूर क्रैक हो जाएगा। एक तो देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि सीसेट से एग्जीक्यूटिव कंपेयर मत करना, बार बार बोल रहा हूं। एंड ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपको डराना चाहता हूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट रादर आई एम मेकिंग अवेयर, ठीक है। मैं आपको कोई डिस्करेज करने के लिए, डराने के लिए नहीं बोल रहा, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर। जानकारी तो होनी चाहिए कि सब क्या है। अच्छा, बिना जानकारी में हम करते हैं, हम इल्यूजन में कुछ रहते हैं, बाद में नुकसान हमारा ही हो जाएगा ना। सिलेबस बहुत वास्ट है एग्जीक्यूटिव का इन कंपैरिजन टू सी सेट से कोई कम। एक दूसरा, आपको एक चीज देखिए, यहां सिलेबस इतना ज्यादा है और एग्जाम में एक एक दिन का गैप मिलता है। जैसे आज एक पेपर है, फिर परसों होगा, एक दिन का गैप, फिर एक दिन गैप, फिर एक पेपर होगा, ऐसे होगा। अच्छा, 1-1.5 दिन मिलता है मुश्किल से। जैसे आज पेपर दे के आए तो आज का मान पेपर देने के बाद आधा दिन मिल जाएगा और कल का दिन मिल जाएगा, परसों सुबह पेपर है। 1.5 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना, क्या आपको लगता है कि वो एक बार अगर आपने कोई पेपर प्रिपेयर किया है तो आप कर पाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं साहब ने बोर्ड में तो ऐसे किया था, या हमने ग्रेजुएशन में तो ऐसा करते हैं। बेटा, वहां से फर्क है। यहाँ पे फर्क क्या है? वो एकेडमिक कोर्सेस है, स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वहां एक तो कंपैरिजन टू द प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीएस, सिलेबस कम है। नंबर 2, वहां पे क्या होता है, सिलेबस कम है। नंबर 2, वहां पे आइडेंटिफाइड एरिया होता है कि साहब इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, चॉइस भी बहुत होती है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस इतना वास्ट है, कहीं से कुछ भी आ जाता है और सिलेबस बहुत वास्ट है। तीसरा, वहां गैप ज्यादा होते हैं। एक पेपर हुआ, 5 दिन का गैप है, 4 दिन गैप है, फिर अगला पेपर है। यहाँ ऑल्टरनेट 1 दिन सिर्फ गैप है। और जब हम लोगों ने जब सीएस की थी तो वहां गैप 1 दिन का भी नहीं होता था। हम लोगों ने जब सीएस की थी तो रोज एक मॉड्यूल देना, 4 दिन में 4 पेपर खत्म। चाहे वो संडे बीच में पड़े, उससे कोई मतलब नहीं, संडे को भी पेपर होता था। तो अब तो आप लकी हैं कि 1 दिन का गैप मिलने लगा, पहले तो वो भी नहीं मिलता था। कोई दोनों ग्रुप एक मॉड्यूल एक साथ दे रहा, 8 दिन में 8 पेपर खत्म, ठीक है। तो इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड 2 बातें, सिलेबस बहुत वास्ट है, कुछ भी आ सकता है, कोई सेलेक्टिव चीजों से काम नहीं चलेगा, सब कुछ आइडेंटिफाइड एरिया यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा, आपको गैप सिर्फ 1 ही दिन का है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए डोंट यू थिंक क्या आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, सो दैट एग्जाम में जो 1-1.5 दिन का टाइम मिलेगा, आपको पूरा पढ़ना नहीं, खाली आपको एक नजर मारनी है। अच्छी बताइए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, मान लीजिए से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको 200 पेज के नोट्स बन जाएंगे। 200 पेज तो मैं बहुत कम बोला, 250-300 भी बनेंगे। माने 200 बने से 200 पेज के नोट्स बन गए। अब सोच के 1.5 दिन जो मिलेगा, आज पेपर दिया, आज का आधा दिन, कल का पूरा दिन, परसों पेपर है आपका, तो 1.5 दिन में आप कितने घंटे पढ़ लोगे? 1.5 दिन में कितने घंटे पढ़ लोगे? बहुत हद मारोगे तो मान लो 20 घंटे पढ़ लिया। और इससे ज्यादा ये 20 भी मैं मैक्स मतलब स्ट्रेस करके बोला, ये भी होगा नहीं। मान लो 1.5 दिन वाले 20 घंटे पढ़ लिया। 20 घंटे और 200 पेज भी है, 200 पेज नहीं, ज्यादा ही होंगे, मतलब 200 पेज मान लेते हैं। तो एवरेज 1 घंटे में 200 पेज डिवाइडेड बाय 20 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना एवरेज आया? 20 पेजेस, सॉरी 10 पेजेस, सॉरी, और 200 पेजेस डिवाइडेड बाय 20 आवर्स, दैट इज 10 पेजेस। अच्छा, 1 घंटे में 10 पेज, क्या इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप रीड भी कर सकते हैं? बिना समझना नहीं, खाली बस फटाफट पर रीडिंग, 1 घंटे में 10 पर रीड भी नहीं कर सकते? करके देख लो, और लगातार, ठीक है।
तो आप सोच के देखिए, मतलब आप रीड नहीं कर सकते तो आप कैसे एक ही चीज को रिवाइज पढ़ के वहां समझना उस समय पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि आपकी प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि जिससे कि बस आप पेपर ऐसे पेज पलटो तो नजर मारो तो हाँ समझ में आ गया, चलो आगे, मतलब रीड करने का भी टाइम नहीं होगा। ये सब चीजें आपको उस समय एक्सपीरियंस होगा। हम पहले से बता रहे हैं, मेरे को सीएस बने हुए करीब 24-25 साल हो गए, 22 साल से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इतने बच्चे हमसे हमारे थ्रू सीएस बने, मैंने खुद एग्जाम पास किए और इतने सारे बच्चों को सीएस बनाया, तो हमें जो एक्सपीरियंस हम पहले बताए जिससे कि आपको आगे, तो आप तो जब उस सिचुएशन में जब आओगे तो आपको पता लगेगा क्या होता है, 1.5 दिन में क्या सिचुएशन बनती है। इसलिए जब आपको 1.5 दिन में, तो उसके लिए तरीका क्या है, आपको हर एक सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको 3.5 महीने का टाइम है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मिड ऑफ मार्च, तब तक आपको क्वालिफाइंग 3.5 महीने में एक बार आप थोड़ा ढंग से, और जो कमियां रह गई उसके लिए लेट से हम 1.5 महीना और मान लेते हैं, टोटल कितने 5 महीने, 3.5 और 1.5, मतलब 5 महीने का मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने। 3.5 महीने में बेसिक प्रिपरेशन करके क्वालिफाइंग टेस्ट क्लियर कर लीजिए, एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कीजिए, एंड अगर कुछ कमियां रह गई प्रिपरेशन में 1-1.5 महीने का टाइम और यूज कीजिए। अप्रैल एंड तक एक बार पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। मई का जो महीना होगा, जून को तो काउंट ही मत करो, 1 जून से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। मई के महीने में सिर्फ रिवीजन करना है। जो आपने तैयारी 5 महीने में अच्छे से कर ली है, तो आपको सिर्फ रिवीजन कैसे करना है, पहला एक रिवीजन करना है 4 दिन का, हर पेपर का 4-4 दिन। दूसरा रिवीजन का हर पेपर का 2-2 दिन। तीसरा रिवीजन हर पेपर का 1 दिन। 3 रिवीजन करने, एक बार मेन प्रिपरेशन हो गई, 3 रिवीजन, तो टोटल 4 बार हो गया। मेन प्रिपरेशन 5 महीने लिए। अच्छा, एक पेपर में पहला रिवीजन 4 दिन का, फिर दूसरा रिवीजन 2 दिन का। अच्छा, एक चीज को हम बार बार करते हैं तो क्या टाइम कंजम्पशन इन डूइंग द सेम थिंग क्या रिड्यूस होता जाता है, और हम उसमें हमारी पकड़ बढ़ती जाती है। 4 दिन का रिवीजन, 2 दिन का रिवीजन, 1 दिन का रिवीजन। एक पेपर में 7 दिन, 3 रिवीजन में 7 दिन है, 4, 2, 6, 7 दिन लगेंगे। ऐसे 4 पेपर में, पूरा मॉड्यूल के 4 पेपर 28 दिन, 7 × 4। हर एक पेपर में पहले 4-4 दिन का रिवीजन, एक पेपर 4, दूसरा पेपर 4, तीसरा पेपर 4, चौथा पेपर 16 दिन, फिर 2-2 दिन का, फिर 1 दिन का। तो देखा जाए हर एक पेपर में हम 7-7 दिन लगा रहे हैं 3 रिवीजन में, 4-2-1, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, घटाते जा रहे हैं टाइम पीरियड। 28 दिन, ऑलमोस्ट अ मंथ इज गॉन। और अगर 1 जून से पेपर है तो शुरू के 2-3 दिन तो आप पहला पेपर पढ़ेंगे, तो पूरा मई का महीना आपका सिर्फ रिवीजन के लिए। ये क्यों हम करना है, इतनी बार करने से क्या होगा, हमारे चीज में एकदम हर चीज दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगी, इमेज बन जाएगी सब। उस समय एग्जाम में 1-1.5 दिन जो मिलेगा उसमें खाली पेज पलटूंगा और मुझे सब चीजें एकदम क्लियर होती ही जाएंगी। एंड ऐसी प्रिपरेशन चाहिए। तो क्या आप मेरे से एग्री करते हैं कि सब 6 महीने का टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, अगर हमने वेस्ट किया तो हम जून में ठीक ढंग से तैयारी करके एक मॉड्यूल भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये सब चीज अभी आपको पता नहीं है, सब चीज आपको एक्सपीरियंस को, मैं पहले इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आपको टू मेक यू अवेयर कि आपको क्या स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी है, सो दैट आप कंफर्टेबली एक मॉड्यूल 1 जून 2023 एग्जाम दें और पास भी करें। ठीक है, खाली अपियर होना नहीं, पास भी करना है। तरीके से अपियर होगे तो पास भी हो जाओगे तरीके से। तो उस एंगल से मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। तो मई का महीना तो सिर्फ रिवीजन के लिए रखा हमने। तो इफेक्टिवली देखा जाए 5 ही महीने हमारे पास एक बार फुल फ्लेज प्रिपरेशन करने की। अगर एक काम को हम मल्टीपल टाइम जब करते हैं तो टाइम घटता जाता है। तो जब आपने एक बार फुल फ्लेज प्रिपरेशन की, सारों सब्जेक्ट की 5 महीने लगाया, फिर आपने एक रिवीजन की 4-4 दिन की, 4 पे 16 दिन लगाया 4 पेपर में, फिर 2-2 दिन की रिवीजन के 8 दिन लगाया 4 पेपर में, फिर 1 दिन के 4 दिन लगाया। फाइनली जब आपने 1 दिन में भी रिवीजन कर लिया तो फिर एग्जाम में क्या 1.5 दिन का जो गैप मिलेगा, तो कि 1.5 दिन जो मिलेगा बिटवीन द 2 पेपर, क्या उसमें भी रिवीजन हो जाएगा? यस। इसका मतलब बेसिकली आपको ऐसे करना, सो दैट अच्छा जब ऐसा कर लोगे तो एग्जाम में 1.5 दिन में क्या पजल्ड होगे, नो, वेरी कंफर्टेबल, यू वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, मैंने देखा बच्चों को ऐसे नहीं करते, सिर्फ एक ही बार किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से एक बार तैयारी करते हैं, मतलब बाकी एग्जाम के बीच में गैप में देखा जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, देखिए 5 महीने में आपने 4 पेपर तैयार किए, तो रफली करीब करीब देखा जाए, रफली 1.25 महीना, 1 मंथ एंड 1/4, 1.25 महीना आपने एक पेपर में ऑन एवरेज। तो 1.25 महीने का मतलब हम मान लेते हैं 37 डेज, या आपके 37 डेज के आसपास, अराउंड 37-38 डेज। 37-38 डेज में एक पेपर आपने प्रिपेयर किया, एक पेपर एवरेज, ठीक है। आपको लगता है कि सब 37-38 दिन की प्रिपरेशन को 1.5 दिन में आप रिवाइज कर पाएंगे? जो एक बार आपने 38 दिन में 38 डेज में तैयार किया है, वो सीधा 1.5 दिन में आप नहीं होगा। लेकिन आपने 38 डेज वाली प्रिपरेशन को पहले 4 दिन में रिवाइज किया मई के महीने, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन, अब 1.5 दिन में हो जाएगा।
तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली जब होता क्या, बच्चा ये सब करते नहीं है, बाद में पजल हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, सुना है वो क्या करते हैं, एक बार प्रिपेयर किया, सीधा मेन एग्जाम में 1.5 दिन में रिवाइज। अब 38 दिन में एक पेपर तैयार किया, 40 दिन में एक पेपर तैयार किया, आप सोचोगे वहां 1-1.5 दिन में रिवाइव होगा नहीं। तो होता है क्या वहां पे, बच्चा क्या करता है, अरे रात को क्या सुना, रात तो हमारी, रात भर पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, ऐसे आउटपुट नहीं आता, आप तबीयत और खराब हो जाएगी। और होता क्या है, जब आप रात भर नहीं पढ़ते तो आपका ब्रेन, माइंड जैसा नॉर्मल फंक्शन करते वो भी नहीं करता। इतनी गलतियां एग्जाम में आकर कराओगे, जो चीज आती है वो भी गलत कराओगे। अच्छा होता क्या ऐसे में, जैसे पागलों की तरह जब पढ़ते एग्जामिनेशन टाइम में, तो होता क्या है, रात को बदला, रात भर सोए नहीं, तो पेरेंट्स को भी अब टेंशन देते हैं। पेरेंट्स को लगा बच्चा CS बने रहा, कहीं पागल ना हो जाए कहीं पेरेंट्स को भी टेंशन देते हैं, खुद को भी टेंशन लेते हैं और पेरेंट्स को भी टेंशन देते हैं। उनको लगता है कि बच्चा कहीं पागल ना हो जाए, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन अगर आपने जैसे मैंने स्ट्रेटजी बनाई है वैसे तैयारी करते हो, अप्रैल एंड तक एक बार फुल फ्लेज अच्छे से प्रिपरेशन, फिर मई के महीने में हर एक पेपर का 3-3 बार रिवीजन, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, तो क्या होगा, आप एग्जाम में हंसते खेलते हुए एग्जाम देंगे, मस्ती में, क्योंकि आप सब चीजें आपके कंट्रोल में, सब चीजें आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आपने ऐसे तैयारी स्ट्रेटजी बना के तैयार की है और वो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब जब चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, हम पजल्ड नहीं होते, ठीक है, हम टेंशन में नहीं आते, हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। लेकिन अगर मान ली चीजें हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड जाने लगती है तो क्या होता है, हम पजल्ड हो जाते हैं। तो एग्जैक्टली दैट इज द, एंड कैसे करना है सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, एंड दैट इज हाउ। और इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, जो तरीका मैंने बताया, तो आपको डेफिनेटली, आपको जो मेन एग्जाम जून 2023 में होगा, डेफिनेटली विल एबल टू क्रैक। नेक्स्ट इज दैट इज द अंडरस्टैंडिंग द CS प्रोफेशन, क्योंकि आपने CSET पार कर लिया, मेन लेवल पे आप आ गए हैं। CSET बहुत बेसिक लेवल है। देखिए प्रोफेशन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज तो मैंने पहले बताया कि CS कोर्स करते समय, बीइंग अ स्पेशलाइज्ड कोर्स इन कॉर्पोरेट लॉज, तो आपको सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, बीइंग ए स्पेशलाइज्ड कोर्स इन कॉर्पोरेट लॉज। एंड कॉर्पोरेट लॉ के किसी पेपर को आप लाइट नहीं ले सकते, नंबर 1। नंबर 2, लॉ जो नोशन लोग सब थ्योरी है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, जो बच्चे को हिसाब से प्रैक्टिकल क्या होता है, जिसमें कैलकुलेशंस होती हैं, फिगर्स होती हैं, वो प्रैक्टिकल है। और जिसमें लैंग्वेज है वो थ्योरी नहीं, ये आपकी परिभाषा है, आपकी डेफिनेशन है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल जो हमारे आसपास चारों तरफ दिख रहा है। मुझे बताइए, आप रोड पे चलते हैं, डू यू फॉलो द ट्रैफिक लॉज और नॉट? क्या मान लिया आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट लगता है। अच्छा प्रॉपर्टी खरीदी, उसके पेपर स्टैंप पे बनते, इंडियन स्टैंप एक्ट लगता है। अच्छा आपने प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। दो लोग की शादी हो रही है, मैरिज लॉ लगते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ लगते हैं। मतलब हमारे आसपास जितनी चीजें आप देख रहे हैं, सब में कोई ना कोई लॉ से चल रहा है। ये प्रैक्टिकल है ना, तो ये दिमाग। और होता कि लॉ जिस तरीके से टीचर पढ़ाते हैं और रटवाते हैं, तो होता कि बच्चों के लिए बड़ा बोरिंग होता है। बट जो हम लोग डील करते हैं हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिस तरीके हम लॉ पढ़ाते हैं, वेरी प्रैक्टिकल वे, सोसाइटी के हर पहलू से लिंक करते हैं कि ये चीजें सोसाइटी में यहाँ अप्लाई होती है, इस तरह की। एंड बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता, बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता। लॉ इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मैंने CS और LLB तो बाद में किया। पहले जब हमारे जमाने में बच्चे ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेशनल कोर्स करते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट समवेयर 25 ईयर्स बैक, 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं। अभी जैसे आप लोग सब बच्चे 12th के बाद ही प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कोई CA में गया, कोई CS में गया, कोई लॉ 5 ईयर्स में गया, कोई इंजीनियरिंग में, कोई मेडिकल में। हमारे समय मोस्टली आपको ग्रेजुएशन के बाद लोग करते थे। तो ग्रेजुएशन कर ली मैंने, तो मैंने ग्रेजुएशन किया BSc मैथ्स ऑनर्स। आई एम नॉट अ BCom ऑनर्स ग्रेजुएट, आई एम अ मैथ्स ऑनर्स ग्रेजुएट। और मैथ्स ऑनर्स में मैंने 18 पेपर मैथ्स के पढ़े हैं। 4 पेपर्स इन फर्स्ट ईयर, 6 पेपर्स इन सेकेंड ईयर, 8 पेपर्स इन थर्ड ईयर, टोटल 18, 4 + 6 + 8, 18 पेपर। एंड आई वाज वन ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स। मैंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, BSc मैथ्स ऑनर्स। अच्छा जो आप प्रैक्टिकल बोलते हैं, क्या मैथ्स से जिस जो आपकी परिभाषा है, क्या आपके हिसाब से मैथ्स से ज्यादा कोई प्रैक्टिकल नहीं है? मैंने इतना मैथ्स पढ़ने के बाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर होने के बाद, जब मैंने CS किया, लॉ किया, LLB किया, आई फाउंड दैट दिस इज मोर टेक्निकल, मोर इंटरेस्टिंग देन मैथ्स। तो आपके हिसाब से, तो मैंने बोला परिभाषा ही आप कुछ समझेंगे सही ढंग से, द वे इट शुड बी अंडरस्टूड। और जैसे हम लोग डील करते हैं बहुत प्रैक्टिकल तरीके, तो मजा आता है और आपको बड़ा इंजॉय करते सब्जेक्ट को। तो एक तो ये बात दिमाग में कि सब लॉ इज, CS इज बेसिकली अ लॉ कोर्स स्पेशलाइजेशन इन कॉर्पोरेट लॉ। एंड लॉ को थ्योरी नहीं, इज वेरी प्रैक्टिकल, और तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत मजा आता है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। और नॉट ओनली दिस,
आप लॉ पढ़ोगे ना तो आपको ओवरऑल सोसाइटी की समझ बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसकी समझ बढ़ जाएगी, मतलब आप आम आदमी से आप एक बेटर पर्सन बन जाएंगे हर तरीके से, हर तरीके से। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। एक देखिए, जब हमारों को देश गुलाम था, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या बाय एंड लार्ज सभी का लीगल बैकग्राउंड था, चाहे वो गांधी जी हो, नेहरू जी हो, कोई भी, आप सरदार पटेल ले लीजिए, एनी वन यू है, तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फ्रीडम फ्री इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑलमोस्ट सबका बैकग्राउंड लॉ था, सब लॉयर्स थे। एक्चुअली वो लॉयर्स थे, दे अंडरस्टूड एवरीथिंग, दे हर चीज का। तो आप समझिए लॉ बेसिकली आपको बहुत प्रैक्टिकल है, आपको हर चीज की समझ देता है। तो आप क्यों सारे लॉ बैकग्राउंड के लोग, अल्टीमेटली बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड सिस्टम, यू कैन हैंडल द थिंग्स, एंड देखो उन्होंने पूरे देश को संभाला है। तो वो हर, लेकिन तरीके से पढ़ेंगे तब मजा आएगा, रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही बोरिंग है, ठीक है। एंड जो ज्यादातर टीचर्स ऐसा करवाते हैं, बच्चे की गलती नहीं मानता है, टीचर्स करवाते हैं तो बच्चा भी वैसे ही बन जाता है। एनीवे, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि सीएस प्रोफेशन, जब सीएस कोर्स ज्वाइन किया तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी। 3 बातें मैं बोलूंगा इस पे। एक कि सब्जेक्ट नॉलेज में आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, और सब्जेक्ट नॉलेज मेन आपका क्या, कॉर्पोरेट लॉ, जो मैं बार बताया, उसको बहुत तरीके से पढ़िए, समझिए, वो डोमेन आपका मेन एरिया है, उसमें आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। एक तो वो। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप किसी से बातचीत करते हैं, ओरल कुछ लिखते हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, रिटन, कम्युनिकेशन स्किल्स वेदर ओरल और रिटन, उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर आपकी वो अच्छी नहीं है, इंप्रूव कीजिए, ठीक है, आपको इंप्रूव कीजिए, उस पर भी ध्यान दीजिए, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा, वंस यू बिकम सीएस, क्या आपको कंपनी के डायरेक्टर्स और सबसे आपको कम्युनिकेट करना, बोर्ड मीटिंग में आप बैठेंगे, डायरेक्टर्स के अलावा सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी को अलाउड होता है बोर्ड मीटिंग में बैठना, और किसी को अलाउड नहीं होता टू सिट इन द बोर्ड मीटिंग अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स, ओनली कंपनी सेक्रेटरी। आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी बैंक में जाके कोई बात कर रहे हैं, आप कोई रेगुलेटर के पास, जैसे रजिस्ट्रार और कंपनी के पास जा रहे हैं, सेबी के पास जा रहे हैं, कंपनी से रिलेटेड कोई बात करने, तो डोंट यू थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ वेरी मेजर रोल। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए, बोथ ओरल एज वेल रिटन। तीसरा, ओवरऑल अपनी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम के बारे में इंप्रूव करने के लिए, पूरे सोसाइटी के बारे में एंड ऑल दैट, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। उसे ओवरऑल, मैंने बताया लॉ इस सोसाइटी को रेगुलेट करता है, समाज के अलग अलग एस्पेक्ट रेगुलेट करता है। समाज की समझ हमें बेटर किससे आती है, थ्रू द न्यूज़पेपर। समाज में डिफरेंट जो चीजें हो रही हैं, तो समाज की समझ बैठेगी तो क्या हमें लॉ भी, लॉ अल्टीमेटली इज रेगुलेट, डिफरेंट लॉज आर रेगुलेटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो उस एंगल से देखा जाए, डोंट यू थिंक हमें सोसाइटी के बारे में अपनी अवेयरनेस को भी इंप्रूव, अवेयरनेस इंप्रूव करने सबसे अच्छा तरीका है बिकम अ रेगुलर रीडर ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को रेगुलर फॉलो कीजिए, एंड इससे डेफिनेटली आपकी सोसाइटी की प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑल्सो इन ए बेटर मैनर, और हर तरीके से विल बिकम बेटर पर्सन। 3 बातों का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट। आपका जो मेन कोर एरिया है दैट इज कॉर्पोरेट लॉ, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए, सबसे अच्छे तरीके से पढ़िए। सब्जेक्ट तो सारे पढ़ने हैं, बट कॉर्पोरेट लॉ सबसे ज्यादा पेपर है ही कॉर्पोरेट लॉ के, नंबर 1। नंबर 2, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ ओरल एंड रिटन, एंड नंबर 3, टू हैव अ मोर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोसाइटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम। आप रेगुलरली न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको अवेयरनेस भी बढ़ेगी, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑल्सो, बिकॉज लॉ अल्टीमेटली समाज के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ही तो रेगुलेट करता है। ये तो कुछ चीजें थी जो मेरी तरफ से आपको, जो मुझे लगा, जो आपको बतानी चाहिए एट दिस लेवल, जब आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लेवल में प्रमोट होकर आ गए आफ्टर क्लियरिंग द सीसेट एग्जाम। एंड वो मैंने इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि कुछ बच्चों की ये डाउट्स होते हैं, या आजकल ये दिमाग में आपके आ सकता है, सर हमने सुना है कि कोई नया सिलेबस आईसीएसआई ने इंट्रोड्यूस किया है 2022 में, एकदम किया, लेकिन जो न्यू सिलेबस आईसीएसआई ने इंट्रोड्यूस किया उसके लिए बता देता हूं मैं आपको। उसमें एडमिशन इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम 1 फरवरी 2023। कब से स्टार्ट होगा? 1 फरवरी 2023। 1 फरवरी 2023 एडमिशन स्टार्ट होगा इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस में। सिलेबस 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उसमें जो टाइमलाइन आईसीएसआई ने दी है, वो टाइमलाइन ये दी है कि 1 फरवरी 2023 से एग्जीक्यूटिव में एडमिशन स्टार्ट होगा इन द न्यू सिलेबस, और उसके जो पहले एग्जाम होंगे
पहले एग्जाम अकॉर्डिंग दिसंबर 2023 में, जून 2023 तक आपको न्यू सिलेबस के एग्जाम नहीं होंगे। स्टार्ट कब से होंगे? दिसंबर 2023, ठीक है। अच्छा, ओल्ड के चलेंगे, ओल्ड के जून में भी है, जून 2023, दिसंबर 2023 और जून 2024 तक ओल्ड सिलेबस का भी एग्जाम चलेगा। जून 2024 के ओल्ड सिलेबस के एग्जाम बंद हो जाएंगे। देखिए, अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि साहब 31 जनवरी 2023 तक आप एडमिशन लेते विद आईसीएसआई इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो आप एक मॉड्यूल के लिए जून में एलिजिबल है, जून 23 में। अब न्यू सिलेबस का एडमिशन ही कब से स्टार्ट होगा? 1 फरवरी 2023। इसका पहली बात, अगर आप न्यू सिलेबस जाना चाहते हैं तो आपको तो फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। अभी आप एडमिशन ले नहीं सकते इन विद आईसीएसआई। एडमिशन ही कब से स्टार्ट होगा? 1 फरवरी 2023। दूसरा, आप जून 2023 में एलिजिबल ही नहीं होंगे। कब होंगे? दिसंबर 2023। कि आपके 6 महीने अननेसेसरी वेस्ट हो रहे हैं, 6 महीने अननेसेसरली वेस्ट हो रहे हैं। इसलिए जिन बच्चों ने अभी सीसेट पास किया है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको ओल्ड सिलेबस में ही आप जाइए। अननेसेसरी 6 महीने वेस्ट करने का मतलब नहीं है। आप ओल्ड सिलेबस में, आपके जून में एग्जाम होंगे, जून 23, फिर दिसंबर 23 में भी ओल्ड सिलेबस होंगे, जून 24 तक भी होंगे। ये तो अभी ऑलरेडी आईसीएसआई ने बता दिया है। हो सकता है ये और एक्सटेंड भी हो जाए, कि हो सकता है दिसंबर 24 में, बट अभी उसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। 3 अटेम्प्ट तो है ही है, जून 23, दिसंबर 23, जून 24। ओल्ड के भी चलेंगे। हाँ, दिसंबर 23 से आपको न्यू के भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे ने अभी पास किया है, दे मस्ट गो फॉर द ओल्ड सिलेबस। हाँ, अब एक बच्चों का सवाल होगा, सब ओल्ड सिलेबस में चले जाएं, लेकिन सर न्यू सिलेबस में मैंने सुना है एग्जीक्यूटिव में 7 ही पेपर है और आपको ओल्ड सिलेबस में 8 एक पेपर फालतू है, उसकी भी टेंशन नहीं। जैसे मान लिया आपने ओल्ड सिलेबस में पास कर मॉड्यूल 1 दिया इन द जून 2023, पास हो गया आप, तो आप चाहें तो न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर सकते हैं। न्यू से ओल्ड में नहीं आ सकते। कोई अगर न्यू में एडमिशन ले लेता है 1 फरवरी 2023 ऑनवर्ड्स, वो फिर ओल्ड में नहीं आ सकता। लेकिन ओल्ड से आप न्यू में जा सकते हैं, क्योंकि इंश्योर को अल्टीमेटली ओल्ड को तो खत्म करना है ना। अल्टीमेट ओल्ड को, न्यू तो चलेगा, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है। तो एक्चुअली कोई ओल्ड से न्यू में जाना चाहे जा सकता है, लेकिन न्यू से ओल्ड में नहीं आ, न्यू में एडमिशन ले लिया फिर ओल्ड में नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है। तो आपने अगर मान लीजिए जून 2023 में मॉड्यूल 1 दिया, पास कर लिया, 4 पेपर पास कर लिए, फिर अगर आप न्यू में स्विच ओवर कर जाते हैं तो जो 4 पेपर आपने पास किए उसके बेसिस पे ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में 4 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के, मतलब उसको आपको देने की जरूरत नहीं है। तो इफेक्टिवली बचे कितने? 3। इफेक्टिवली बचे कितने? 3। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वो 3 पेपर आप किसमें देना? दिसंबर 2023 में देना। दिसंबर 2023 में तो न्यू सिलेबस के एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको लगता है मुझे एक पेपर कम देना है, तो ये भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि अभी ओल्ड सिलेबस में एडमिशन ले लीजिए, जून 2023 में ग्रुप मॉड्यूल 1 दीजिए, पास कीजिए, फिर आप न्यू सिलेबस से स्विच ओवर कर जाइए, और उसके बाद और 4 पेपर जो आपने पास किए उसके बेसिस पे न्यू सिलेबस 4 पेपर आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। आपको उसमें अपीयर करने की जरूरत नहीं है, और आपको यू हैव टू अपीयर ओनली रिमेनिंग 3 पेपर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन दिसंबर 23 और दिसंबर 23 में न्यू सिलेबस आपको आ ही जाएगा, उसके एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे। एंड ये भी कर, लेकिन अभी वेट करना कि हम न्यू सिलेबस में स्टार्ट करेंगे, आई थिंक इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। फिर आप जून 2023 अटेम्प्ट आपका नहीं पड़ेगा और वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि बच्चे ओल्ड में भी एडमिशन लो, एंड जून 23 में आप ओल्ड का हिसाब से मॉड्यूल 1 पास कीजिए। फिर अगर आपको लगता है मुझे एक पेपर कम करना है, तो आप न्यू सिलेबस में स्विच ओवर कर सकते हैं, एंड आईसीएसआई अलाउ करता है। और दिसंबर 23 में आपको जो 3 पेपर है, जिनको टोटल 7 पेपर है इन द न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, 4 आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग 3 पेपर्स में आपको अपीयर होना होगा इन द दिसंबर 2000। और ओल्ड में कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको 4 देने पड़ेंगे, ओल्ड में कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको मॉड्यूल 2 4 पेपर देने पड़ेंगे। इसका क्लियर? तो इसलिए कई बच्चों के दिमाग में इस सवाल के साथ न्यू सिलेबस सुना है एंड ऑल दैट, आई थॉट कि आई मस्ट शेयर। ये वो तो सुन तो ले, लेकिन सारी बात समझ, सारे एस्पेक्ट समझने पड़े। फिर जून 2023 अटेम्प्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, एंड आई थिंक दैट्स नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। 6 महीने खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता। नाउ मैंने अपनी तरफ से जो बताना था आपको बता दिया। अब हमने ओपन सेशन रखा है फॉर क्वेश्चन आंसर। किसी बच्चे के कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं एनी, और अदरवाइज भी अगर आप अभी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप बोल के भी, अगर यू वांट टू स्पीक, आई थिंक बोल के भी आई थिंक आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स में। और नहीं तो मैं अपना नंबर आपको दे देता हूं, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके या आप कॉल करके भी मेरे से बात कर सकते हैं। माई पर्सनल नंबर इज 8851-291-095। आई रिपीट 88885151-2929-1010-9595। 88
51291095। इज दैट क्लियर? ये मेरा नंबर है। एंड इफ हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, आप मुझे इस पे बात कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप डाल सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। एंड दिस इज, एंड मेरी तरफ से आपको जो मैंने डिस्कस करना था, आई हैव डिस्कस ऑल सच थिंग्स, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो वॉच करने के बाद आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस, क्वेरीज आपके जो दिमाग में चल रही थी कि सब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बारे में, एंड तो आई थिंक वो जरूर सॉल्व हुई होंगी। फिर भी कुछ इश्यूज हैं तो प्लीज लेट मी नो, कॉल मी ऑन माय नंबर और व्हाट्सअप ऑन माय नंबर, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू सॉर्ट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट मेरा मानना है कि जितने क्वेश्चंस, क्वेरीज आपके दिमाग में, उसमें मैक्सिमम चीजें मैंने इस वीडियो में आपको एड्रेस कर दी है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट लेवल इन द CS जर्नी, दैट इज द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छा से करें। और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल for getting these kind of information and updates about CS profession on a regular basis. Please subscribe our channel and YouTube channel so that रेगुलर बेसिस पे हम जो CS प्रोफेशन के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे, अपडेट्स देंगे, आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर अ पेशेंट हियरिंग। थैंक यू।